नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण का अनुमोदन किया। भारत ने 5 करोड़ से अधिक कोरोना डोज लगाने का कीर्तिमान हासिल किया। गृह मंत्रालय ने कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए। ये 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में 2 और पश्चिम बंगाल में 1 रैली को संबोधित करेंगे। मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे को मनसुख हिरेन हत्याकांड का मुख्य आरोपी घोषित किया गया। रेटिंग एजेंसी फिच ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि दर बढ़ाकर 12.8% की। इजरायल में नई संसद के गठन के लिए 67% से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। स्वास्थ्य, समाज और अर्थव्यवस्था को क्षय रोग से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए आज विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जा रहा है। और पुणे में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 66 रन से हराया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं नवीन सक्सेना। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कोविड-19 संक्रमण से बचाव में एक ढाल है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। From 1st of April, anybody who is over 45 age will get vaccination even though he has no comorbidities. उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है, उसको मिलेगा। वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भारत को अभिमान है कि भारत के दोनों वैक्सीन बहुत अच्छे सफल है। खुद प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लेकर एक तरह से उस मुहिम का शुभारंभ किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार श्री ठाकरे ने 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के टीकाकरण की उनकी मांग को स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड महामारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए कल दिशा निर्देश जारी किए। ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। दिशा निर्देशों में मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि को और मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। करीब 5 महीने से कोविड मरीजों की संख्या में निरंतर गिरावट से यह स्पष्ट हुआ है कि वायरस को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जांच, निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कोविड के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान इन राज्यों में 80.9% नए मरीजों की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र में लगातार सबसे ज्यादा रोजाना 24,645 रोगी सामने आए हैं। इसके बाद पंजाब में 2,299 जबकि गुजरात में 1,640 कोरोना से संक्रमित रोगी मिले। भारत ने कोविड महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण प्रगति की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 5,75,162 वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। इनमें 79 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं, जिन्हें कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। 50 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है। इसके अलावा कोरोना महामारी की रोकथाम में लगे अग्रिम पंक्ति के 83,33,000 कार्यकर्ताओं को वैक्सीन की पहली डोज और 30,07,000 से
अधिक लोगों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच 4 से 6 सप्ताह का मौजूदा अंतराल बढ़ाकर 4 से 8 सप्ताह कर दिया गया है। यदि वैक्सीन का दूसरा टीका 6 से 8 सप्ताह के अंदर लिया जाता है तो अधिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी, लेकिन दूसरी डोज लेने में 8 सप्ताह से अधिक की देरी नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट। 29वें दिन दूसरी खुराक के स्वतः निर्धारण व्यवस्था को कोविन प्लेटफॉर्म में परिवर्तन किया गया है। लाभार्थियों को अपनी सुविधा के अनुसार 4 से 8 सप्ताह के अंदर दूसरे खुराक की तारीख तय करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। लाभार्थी को पहली खुराक की तारीख के 6 से 8वें सप्ताह में दूसरी खुराक लेने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि लाभार्थी 8वें सप्ताह से अधिक देरी न करें। लाभार्थी cowin.gov.in पर जाकर अपनी सुविधा के अनुसार दूसरे खुराक की तिथि निर्धारित कर सकते हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ये आदेश जारी किए गए। एक रिपोर्ट। स्कूलों में चल रही 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। हालांकि तीसरी से 8वीं तक की ऑनलाइन परीक्षाएं और पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन ली जा रही परीक्षाएं जारी रहेंगी। रेस्तरां, होटल व खाने पीने की अन्य दुकानें 50% क्षमता के साथ रात 11 बजे तक खुलेंगी। सभी संग्रहालय, पुस्तकालय, ऑडिटोरियम, थिएटर आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। किसी भी राजनीतिक, सामाजिक और शादी के कार्यक्रम के लिए उपायुक्त से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मेहमानों की संख्या उपायुक्त द्वारा तय की जाएगी। इसके अलावा होली मिलन समारोहों पर भी पाबंदी लगाई गई है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कल से संकल्प अभियान शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट। संकल्प अभियान मेरा मास्क मेरी सुरक्षा थीम पर केंद्रित है। अभियान में मुख्यमंत्री और मंत्री राज्य के सभी प्रमुख शहरों में आम लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक और प्रेरित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल और इंदौर में नागरिकों को न केवल मास्क लगाने की शपथ दिलाई, बल्कि परस्पर सुरक्षित दूरी का पालन कराने के लिए बाजारों में गोले भी बनाए। राज्य में प्रतिदिन सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे सायरन बजाकर भी आम लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 387 इंदौर में, 262 भोपाल में और जबलपुर में 124 नए मरीज मिले हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कल 1730 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि उपचार के बाद 1255 लोग संक्रमण मुक्त हुए। राज्य में संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या बढ़कर 2,77,603 हो गई है। कल इस महामारी से 4 लोगों की मौत हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जा रही है। कल राज्य में 2,25,555 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। राज्य में कोविड मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है, जिसमें से सबसे अधिक 577 ताजा मामले सूरत जिले में से दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में से 509, वडोदरा में से 162, राजकोट में से 140 ताजा मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार फिलहाल राज्य में 8,318 सक्रिय मामले हैं। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर भी लगातार बढ़ रही है। अब तक 2,77,000 से अधिक मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक 41 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगवाया गया है। बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने कल सभी आईटीआई संस्थानों में अगली 10 अप्रैल तक ऑफलाइन क्लासेस बंद करने का निर्णय किया है और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रचार कार्य जोरों पर है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज राज्य के पूर्व मेदिनीपुर जिले के कांठी में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करेंगे। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बांकुरा जिले में 3 रैलियां करेंगी। उनका बिष्णुपुर, ओंडा और बांकुरा विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। संयुक्त मोर्चा के नेता भी अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां और रोड शो करेंगे। असम में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर और शाम को बिहपुरिया और सिपाझाड़ में रैलियों को संबोधित करेंगे। पार्टी के राज्य स्तरीय प्रचारक समूचे राज्य में प्रचार में जुटे हुए हैं।
जहां एक तरफ राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, वहीं तिनसुकिया जिले में एक गैर सरकारी संगठन के कार्यकर्ता दूर दराज के गांवों में घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में वोट देना कितना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान पोलिंग बूथों पर कोरोना मानकों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में पूर्ण दल चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल सिलीगुड़ी पहुंचा। आयोग ने 4 विशेष चुनाव पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में सभी जिला अधिकारियों और पुलिस प्रमुखों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। आयोग ने जिला प्रशासन से पीपीई किट और थर्मल स्कैनिंग के लिए मशीनें खरीदने को भी कहा। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, उम्मीदवारों को रिझाने और विशेष रूप से महिला वोटरों को रिझाने की होड़ सी लग गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में वर्तमान में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तमिलनाडु के चुनावी इतिहास में पहली बार महिला मतदाताओं की संख्या 2014 के लोकसभा चुनावों की तुलना में मामूली रूप से अधिक है। इस समय राज्य में 3,20 करोड़ महिला मतदाता हैं, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 3 करोड़ 10 लाख है। यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियां महिला मतदाताओं के अपने पक्ष में करने के लिए आईडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 2 बढ़ी है, किंतु विडंबना यह है कि इस बार के चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों की महिला प्रत्याशियों की संख्या में कमी आई है। डीएमके ने मात्र 11 महिलाओं की टिकट दिया है, जबकि 2016 में उसकी 16 महिला उम्मीदवार थे। एआईएडीएमके ने पिछले विधानसभा चुनाव में 25 महिला उम्मीदवार खड़े किए थे, मगर इस बार यह संख्या घटकर 14 रह गई है। आंकड़े कुछ भी कहें, किंतु यह निश्चित है कि राजनीतिक दलों की हार या जीत महिला मतदाताओं पर निर्भर करेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए चेन्नई से जय सिंह। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के रूप में कल अपने चौथे कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वप्न को साकार करते हुए राज्य में समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने चौथे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार जन कल्याण वाली सरकार है। जब उन्होंने कार्यभार संभाला, कोरोना काल में चौपट हुई अर्थव्यवस्था में भी हर जरूरतमंद की सहायता की गई। मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण योजना, राहत राशि की द्वितीय किश्त और ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ऋण उनके खातों में सिंगल क्लिक से जारी किया। श्री चौहान ने कन्या शिक्षा परिसर भवनों और छात्रावासों का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही सरकार द्वारा किए जा रहे पुलिस सुधारों और अन्य पहलों के बारे में भी जानकारी दी। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण का अनुमोदन किया। भारत ने 5 करोड़ से अधिक कोरोना डोज लगाने का कीर्तिमान हासिल किया। गृह मंत्रालय ने कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए। ये 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में 2 और पश्चिम बंगाल में 1 रैली को संबोधित करेंगे। मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे को मनसुख हीरेन हत्याकांड का प्रमुख आरोपी घोषित किया गया। रेटिंग एजेंसी फिच ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि दर बढ़ाकर 12.8% की। इसराइल में नई संसद के गठन के लिए 67% से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। स्वास्थ्य, समाज और अर्थव्यवस्था को क्षय रोग से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए आज विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जा रहा है। और पुणे में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 66 रनों से हराया। महाराष्ट्र के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने कल कहा कि सचिन वाजे मनसुख हीरेन की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है। वो सिम कार्ड और मोबाइल फोन जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट करने का जिम्मेदार भी है। उसने अपने निवास, कार्यालय, कुछ गोदामों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी फुटेज भी नष्ट किए हैं। सचिन वाजे 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में है। हीरेन हत्या मामला 20 मार्च को एनआईए को सौंपा गया था, लेकिन एटीएस अब भी इस मामले की जांच कर रही है।
इस बीच एटीएस ने इस हत्या के मामले में संबंध में दमन से एक वॉल्वो कार जब्त की। ये कार ठाणे में एटीएस कार्यालय लाई गई, जहां फॉरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही है। इस बीच महाराष्ट्र में एक बड़े फेरबदल में राज्य सरकार ने 86 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के 65 अधिकारी शामिल हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के निवास के बाहर विस्फोटक लदे वाहन के मिलने की घटना के लगभग 1 महीने बाद पुलिस विभाग में ये तबादले किए गए हैं। जिन पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है, उनमें 2 निलंबित सहायक पुलिस निरीक्षक रियाजुद्दीन काजी और प्रकाश होवाल भी शामिल हैं। आज विश्व क्षय रोग निवारण दिवस है। क्षय रोग से स्वास्थ्य, समाज और अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसानों और इस वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए प्रयास तेज करने के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष 24 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। एक रिपोर्ट। आज ही के दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। क्षय रोग विश्व में सबसे घातक संचारी रोगों में से एक है। दुनिया भर में हर वर्ष करीब 4000 लोगों की टीबी से मृत्यु होती है और करीब 28,000 लोग इस रोग से संक्रमित होते हैं। क्षय रोग साध्य है और इसकी रोकथाम के लिए वैश्विक प्रयासों की बदौलत वर्ष 2000 से अब तक करीब 6 करोड़ 30 लाख लोगों की जान बचाई जा सकी है। इस वर्ष विश्व क्षय रोग का विषय है द क्लॉक इज टिकिंग। इसका अर्थ है टीबी को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का समय गुजरा जा रहा है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए ये और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इस महामारी ने क्षय रोग समाप्त करने की दिशा में हुई प्रगति को जोखिम में डाल दिया है। समाचार कक्ष से धर्मेंद्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्षय रोग दिवस पर अपने संदेश में कहा है कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास लक्ष्यों के अनुसार वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज को लक्ष्य हासिल करने के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ये लक्ष्य हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इस अवसर पर हमें सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रयास और तेज करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक उज्जवल और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल के चिकित्सक और उत्तर प्रदेश क्षय रोग उन्मूलन कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने क्षय रोग की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। ये प्रधानमंत्री जी का सपना टीबी मुक्त भारत का कैसे हो अपना, ये हम सबको सोचना है। टीबी आप जानते हैं एक संक्रामक रोग है, यानी इन्फेक्शियस डिजीज है, और जब टीबी से ग्रसित कोई व्यक्ति खांसता है तो उसके खांसने से, छींकने से ये टीबी दूसरों को फैलती है। और अगर इसके हम लक्षणों की बात करें तो सबसे प्रमुख लक्षण है बुखार आना, जो शाम को तेज हो जाता है, रात को पसीना आना, भूख कम लगना, खांसी आना, खांसी में कभी कभी खून आ जाना, वजन कम होना और बच्चों की ग्रोथ रुक जाना। इन सब लक्षणों से हम टीबी के मरीज को सस्पेक्ट करते हैं और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर, कोई भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हो, 2 हफ्ते से ज्यादा किसी को भी खांसी आ रही हो, उसको आप भेज सकते हैं टीबी की जांच के लिए। टीबी की जांच होती है सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 और 27 तारीख को बांग्लादेश की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। वो वहां बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती समारोह के समापन और पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में प्रसिद्ध गायक पंडित अजय चक्रवर्ती ने एक नए राग की रचना की है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के अवसर पर विख्यात शास्त्रीय संगीत गायक पंडित अजय चक्रवर्ती ने एक नए राग की रचना की है। यह नवीन राग मैत्री बंगबंधु शेख मुजीब की स्मृति में समर्पित है। इस राग मैत्री में भारत और बांग्लादेश की ऐतिहासिक मित्रता के तत्वों को शामिल किया गया है। इस नए राग का निर्माण शास्त्रीय संगीत के परंपरागत तत्वों के आधार पर किया गया है। इस राग में निबद्ध 3 संगीत रचनाओं का निर्माण किया गया है, जो संस्कृत, हिंदी और बंगला में गाए जाएंगे। संस्कृत भाषा में इस राग के बोल लिखे हैं अमेरिका के हवाई विश्वविद्यालय के डॉक्टर अरिंदम चक्रवर्ती ने। हिंदी में इसके बोल लिखे हैं डॉक्टर सुष्मिता बोसु मजुमदार ने, जिसे डॉक्टर रवि वर्मन ने विकसित किया है। बंगला गान पंडित अजय चक्रवर्ती के शिष्य और युवा प्रतिभा अनल चटर्जी ने लिखा है। इन तीनों को संगीत पंडित अजय चक्रवर्ती ने दिया है। इन रचनाओं में बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म
शताब्दी की चर्चा शामिल है। भारत और बांग्लादेश के संबंधों के विशिष्ट स्वरूप का भी उल्लेख इस संगीत के अंदर किया गया है। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ मुत्थुस्वामी दीक्षितर की आज जयंती मनाई जा रही है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी मुत्थुस्वामी दीक्षितर एक समर्थ कवि, गायक और वीणा वादक भी थे। उनकी 500 से अधिक ज्ञात संगीत रचनाओं में देवी देवताओं और मंदिरों का काव्यात्मक चित्रण मिलता है। इसराइल में नई संसद के चुनाव में कल 67.2% से अधिक मतदाताओं ने वोट दिए। 120 सदस्यों वाली इसराइली संसद नेसेट को चुनने के लिए 2 साल में ये चौथा संसदीय चुनाव है। इसराइल की केंद्रीय चुनाव समिति को लगता है कि कोरोना वायरस संबंधी प्रतिबंधों के कारण आज दोपहर तक मतगणना पूरी नहीं हो पाएगी। मतगणना के बाद सर्वेक्षण में संकेत मिले हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और सहयोगी दलों को 52 से 53 सीटें मिल सकती हैं। भारत ने यमन में शांति बहाल करने की सऊदी अरब की पहल का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में पूरे यमन में व्यापक संघर्ष विराम का प्रस्ताव करती है। इसके तहत किसी राजनीतिक समाधान तक पहुंचने के लिए यमन के विभिन्न दलों के बीच संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में बातचीत का भी प्रावधान है। देशों की अर्थव्यवस्था का आकलन करने वाली अमरीकी रेटिंग एजेंसी फिच ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को संशोधित करते हुए 12.8% रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले एजेंसी ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 11% बताई थी। एजेंसी का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण के बेहतर प्रबंधन और वित्तीय उदारता के उपायों से आर्थिक वृद्धि की संभावना बनी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अपने ताजा अनुमानों में फिच ने आशा व्यक्त की है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद कोरोना काल से पहले की स्थिति से नीचे ही रहेगा। अपनी रिपोर्ट में रेटिंग एजेंसी ने कहा कि 2020 की दूसरी तिमाही में भारत में लॉकडाउन के कारण आई मंदी से उबरने में अनुमान से कम समय लगा। मौजूदा राजकोषीय वर्ष की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद कोरोना काल से पहले की स्थिति के आंकड़े को भी पार कर गया। पुणे में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड पर कल पहले मैच की जीत के साथ भारत ने 1-0 की बढ़त ले ली है। उधर लखनऊ में खेले गए तीसरे महिला T20 क्रिकेट में भी भारत ने दक्षिण अफ्रीका से कल का मैच जीत लिया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पुणे में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 66 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 318 रन के लक्ष्य के जवाब में मेहमान टीम केवल 251 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लिए अपना पहला मैच खेल रहे प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 और शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे पहले भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट पर 317 रन बनाए। शिखर धवन ने सर्वाधिक 98 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 26 मार्च को और तीसरा 28 मार्च को खेला जाएगा। उधर लखनऊ में तीसरे महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कल भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 113 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे मेजबान टीम ने केवल 1 विकेट खोकर 54 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की टीम ने श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, अब आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी नवीन, देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार के टीकाकरण को लेकर बड़ा फैसला आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब 45 के पार सभी लोगों को लगेगा टीका। हरिभूमि लिखता है, अब 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर हर किसी को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। हिंदुस्तान की सुर्खी है, कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच सरकार का बड़ा निर्णय, जनवरी 1977 से पहले जन्मे लोग टीकाकरण के दायरे में। 1 अप्रैल से कोरोना को लेकर सरकार के नए दिशा निर्देश को भी सभी समाचार पत्रों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। लोकसत्य ने गृह मंत्रालय के हवाले से लिखा है, कोरोना जांच, उपचार और टीकाकरण में तेजी लाएं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजधानी में सार्वजनिक जगहों पर आयोजनों पर रोक की खबर हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर है। अमर उजाला लिखता है, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मना सकेंगे होली और शबे बारात। जनसत्ता की सुर्खी है, पंजाब में 401 नमूनों में से 81% में मिला नया विषाणु। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा किए गए हमले में 5 जवानों के शहीद होने की खबर सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर दी है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कर्जदारों को राहत,
चक्रवृद्धि या दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा, सभी समाचार पत्रों ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ब्याज में पूर्ण छूट से इनकार, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की वसूली नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, भविष्य निधि में 5 लाख तक के योगदान पर ब्याज रहेगा कर मुक्त। जनसत्ता ने लिखा है, भविष्य निधि में कर्मचारी के सालाना 5 लाख रुपए तक के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर कर नहीं लगेगा। वहीं वीर अर्जुन ने लिखा है, लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 को मंजूरी। दैनिक भास्कर की खबर है, कोरोना का इलाज ढूंढते ढूंढते कैंसर का तोड़ खोजा, वैज्ञानिक बोले 2 साल में कैंसर का भी टीका देंगे, कीमो से मिलेगी मुक्ति। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण का अनुमोदन किया। भारत ने 5 करोड़ से अधिक कोरोना डोज लगाने का कीर्तिमान हासिल किया। गृह मंत्रालय ने कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए, ये 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में 2 और पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित करेंगे। मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे को मनसुख हिरेन हत्याकांड का प्रमुख आरोपी घोषित किया गया। रेटिंग एजेंसी फिच ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि दर बढ़ाकर 12.8% की। इजरायल में नई संसद के गठन के लिए 67% से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। स्वास्थ्य, समाज और अर्थव्यवस्था को क्षय रोग से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए आज विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जा रहा है और पुणे में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 66 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।